औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको बड़े बड़े ख्वाब देखने और उन ख्वाबों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप जानते हैं हम सालेवल उर्दू की जो नई बुक आई है 2025 की, उसके मुताबिक लेक्चर्स कर रहे हैं और आज हमारा मौजू है उर्दू अदब की एक बहुत खूबसूरत शायरा, शक्ल सूरत में भी खूबसूरत और कलाम में भी खूबसूरत, परवीन शाकिर। कुछ शेर सुनिए पहले, जिससे आपको समझ आए कि परवीन शाकिर का असलूब क्या था और उनके मौज़ूआत क्या थे। कहती है, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, हुस्न के समझने को उम्र चाहिए जाना, दो घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। तो देखिए, खवातीन की नुमाइंदा, औरत के जो जज्बात होते हैं उनकी नुमाइंदा शायर। और सुनिए, खालिस्तान नस्वानियत आपको नजर आएगी। बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की, बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो लिए। खालिस्तान नस्वानियत। और शेर सुनिए, कमाल ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी, कमाल ज़ब्त को खुद भी आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। परवीन शाकिर की जाती जिंदगी में बड़े सानेहात रहे, बड़े अलमिये रहे, जिसके अभी हम जिक्र करेंगे। आप जो गजल पढ़ेंगे ये उनकी किताब माह तमाम से ली गई। माह तमाम क्या है? कुलियात है। और कुलियात क्या होती है? यानी किसी भी शायर की तमाम किताबें इकट्ठी छाप दी जाए तो उसको कुलियात कहते हैं। तो परवीन शाकिर की तमाम शायरी माह तमाम के नाम से शाया हुई थी। परवीन शाकिर की शादी उनके अपने कज़न से हुई। खालाजाद कज़न डॉक्टर थे, उनसे शादी हुई, लेकिन शादी चल नहीं सकी, निभ नहीं सकी। शादी के 10-11 साल बाद जब उनका एक बेटा भी था तो दोनों में अलैदगी हो गई। अब देखें, अल्लाह के काम अल्लाह जाने, बज़ाहिर देखें कितना खूबसूरत जोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बहरहाल दोनों में अलैदगी हो गई। और ये उनका जो बेटा है मुराद, इसको इन्होंने पाला सिंगल पेरेंट के तौर पे, माँ बन के भी बाप बन के भी। अब जो अलैदगी हुई शोहर से, तो उसी हवाले से भी आपने शेर देखा कि एक दुख कैफियत का इजहार करती है। ये परवीन शाकिर की आखिरी आरामगाह की तस्वीर। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे। इनके इंतकाल के कुछ सालों बाद हुकूमत पाकिस्तान ने एक यादगारी टिकट जारी किया था 10 रुपए का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पे आपको परवीन शाकिर की तस्वीर नजर आ रही है उनकी यादगार के तौर पर। ये तो एक मुख्तसर तारुफ था। अब आते हैं उनकी गजल की तरफ। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना। तो ये आप बादबान देख लीजिए, इसको बादबान कहते हैं। यानी कश्ती के ऊपर ये जो आपको कपड़ा से नजर आ रहा है, ये लंबा कपड़ा, ये किस लिए होता है? एंगल देने के लिए। यानी आपने जहाज को, कश्ती को जिस तरह मोड़ना है, उसको टर्न करने के लिए इसको बादबां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो बादबान का इशारा क्या मतलब हुआ? यानी सफ़र शुरू होता है, यानी जब ये सफ़र शुरू होता है तो बादबान खोल दिया जाता है। तो जब आप पढ़ेंगे बादबान का इशारा तो आपको पता हो कि बादबान कहते किसको। ठीक है जी। ये तो एक तस्वीरी तारुफ था। अब आप किताब की तरफ आ जाएं तो हम इनका कंटेंट भी देख लेते हैं परवीन शाकिर का, क्योंकि आपको बुनियादी तारुफ बारे में पता होना चाहिए। असल नाम इनका सैयदा परवीन शाकिर था, सैयद खानदान से ताल्लुक। अदबी नाम परवीन शाकिर है। वालिद का नाम सैयद शाकिर हुसैन है। तखल्लुस ये करती हैं परवीन, लेकिन ये परवीन का नाम बहुत कम इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पे आप जानते हैं हर गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, जिसको मक्ता कहते हैं, तो उसमें अपना नाम इस्तेमाल करता है। लेकिन कम से कम परवीन शाकिर का जितना कलाम मैंने पढ़ा है, और मैंने तकरीबन सारा कलाम पढ़ा है, मैंने किसी गज़ल के आखिरी शेर में परवीन शाकिर का तखल्लुस नहीं देखा।
یعنی وہ اپنے تخلص پروین کو نام میں استعمال نہیں کرتی، البتہ اشعار میں علامت کے طور پہ، استعارے کے طور پہ آپ ان کا استعمال دیکھیں گے، لیکن آخری شعر میں نے ان کا استعمال نہیں دیکھا پروین کے نام کا. یعنی آپ کسی شعر میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ انہوں نے نام استعمال کیا. آبائی وطن ہے جی ان کا شیخو پورہ بہار، پیدائش کراچی میں ہوئی، تعلیم بھی کراچی میں ہی مکمل کی. کراچی یونیورسٹی سے ہی انہوں نے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری لی. ٹھیک ہے جی. بہت حساس خاتون شاعرہ تھیں. خواتین ویسے بھی حساس ہوتی ہیں، یہ کچھ زیادہ حساس تھیں، اتنی حساس تھیں کہ کسی بھی محفل میں جاتی تھیں تو جوتے اتار دیتی تھی. جوتوں کا بہت برداشت نہیں ہوتا تھا ان سے، جوتے اتار کے ننگے پاؤں پھیرا کرتے تھے. گاڑی چلاتی تھی تو ننگے پاؤں چلاتی تھی. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کتنی حساس تھی. روزگار کی بات کریں تو شعبہ تدریس سے آغاز کیا زندگی میں. پہلے 9-10 سال انہوں نے ٹیچنگ کی، لٹریچر پڑھاتی رہیں. 1982 میں انہوں نے سول سروس، جس کو آپ CSS کہتے ہیں، اس کا امتحان دیا. اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی کمپیٹیٹو ایگزام میں. اور یہ بڑی عجیب اور منفرد سی بات ہے. آپ دیکھیں پروین شاکر کی عمر کم تھی، ظاہر ہے جب آپ کمپیٹیٹو ایگزام میں بیٹھے ہوتے ہیں. امتحان میں پروین شاکر کی اپنی غزل کا شعر آیا ہوا تھا. اس شعر کی تشریح کریں، ذرا تصور کریں کینڈیڈیٹ امتحان دے رہا ہو اور امتحان میں اس کا اپنا ہی کلام آ جائے. تو اس سے دیکھیں کہ جب وہ صرف امتحان ہی دے رہی تھی تب بھی ان کا علم و ادب میں اتنا نام تھا کہ CSS میں ان کا شعر شامل تھا تشریح کے لیے. جب CSS امتحان کلیئر کر لیا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ڈپٹی کلیکٹر بھرتی ہوئی. شاعری کی بات کریں تو بہت کم عمری میں ہی انہوں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا. انہوں نے نثر بھی لکھی، شاعری بھی لکھی، نثر بھی لکھی، مضامین بھی لکھے. لیکن جو باقاعدہ جس کو آغاز کہتے ہیں، 1966 میں سر سید کالج کی بزم ادب کے تحت ایک بیت بازی کا مقابلہ ہوا. تو یہ باقاعدہ پہلا آفیشیل فنکشن تھا جس میں شامل ہوئی، اور اپنے پہلے ہی مقابلے میں پروین شاکر نے گولڈ میڈل حاصل کیا. گھریلو حالات کی بات کریں تو میں بھی آپ کو بتا چکا، ان کے کزن تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر نصیر علی خالہ زاد. 1976 میں ان سے شادی ہوئی اور صرف 11 سال بعد 1987 میں ان سے علیحدگی ہو گئی. ان کی زندگی میں آپ کو نشیب و فراز نظر آتے ہیں. اسلوب کی بات کریں یعنی ان کی شاعری کے طریقے کی بات کریں تو جدید اردو دور کی ممتاز شاعرہ ہیں. ان کا اسلوب انفرادیت کا حامل ہے. پہچانا جاتا ہے پروین شاکر کا شعر ہے جدید حیثیت، سینسٹیو ہونا اور روایتی غزل کے امتزاج ہے ان کے یہاں. یعنی جدید احساس بھی ملتا ہے، جدید دور کی نمائندہ بھی ہیں، لیکن جو اردو کا ایک کلاسیکل مزاج ہے یعنی روایتی شاعری ہے، اس کو اور جدید شاعری کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. خواتین کے جذبات، احساسات، معاشرتی مسائل کا گہرا ادراک رکھتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں ان کے شعر سنائے. ان کے آپ کو داخلیت اور خارجیت کا احساس ملتا ہے، امتزاج ملتا ہے. یعنی بیرونی حالات کی عکاسی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور جو ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کی عکاسی بھی آپ اس کے اندر نظر دیکھ سکتی ہیں. اپنی شاعری میں یہ استعاروں کا، علامتوں کا، جدید تشبیہات کا استعمال کرتی ہیں. آپ پروین شاکر کا کلام پڑھیں تو تتلی، بادل، خوشبو، بارش، آندھی اور اسی طرح کے بہت سے استعارے اور علامتیں آپ کو ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں. استعارے غلط لکھا ہوا تھا، میں نے کہا جی پہلے اس کو میں درست کر دوں. ان کی بکس کی بات کریں، تصنیفات کی بات کریں تو خوشبو شائع ہوئی 1976 میں، صد برق 1980 میں، پھر خود کلامی 1990 میں، 1990 میں انکار، اور 1994 میں کف آئینہ، اور پھر 1994 ہی میں ان کی تمام شاعری کی کتابوں کا مجموعہ شامل ہوا جس کو کلیات کہتے ہیں، اور ان کی کلیات کا نام تھا ماہ تمام. اس کے علاوہ گوشہ چشم کے نام سے یہ اخبارات میں کالم بھی لکھتی رہی. اعزازات کی بات کریں تو 1990 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو تمغہ حسن کارکردگی دیا گیا. ان کے انتقال کی بات کریں، انتقال پرملال 26 دسمبر 1994، اسلام آباد میں جاب کر رہی تھی تو کار حادثہ ہوا. ان کی کار سے ایک بڑا ٹرالر ٹکرا گیا اور اس حادثے میں یہ انتقال کر گئیں. جس سڑک پر یہ حادثہ ہوا، اسلام آباد کی سڑک کو پروین شاکر کے نام سے منسوب کر دیا گیا. پروین شاکر روڈ ایک یادگار رہے.
और 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में एक यादगारी टिकट भी जारी किया, जिसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। तो ये तो जनाब तारुफ था। अब हम गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल का पहला शेर, लेकिन बजाय इसके कि आपको गज़ल का पहला शेर मैं सुनाऊं, आप इस गज़ल का शेर परवीन शाकर साहिबा से ही बात बां खुलने से पहले का इशारा देखना, बात बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। बात बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। जी, ये है परवीन शाकिर। मेरी कोशिश है कि जो भी वीडियोस करूं, जिस शायर की वीडियो अवेलेबल हो सके तो आपको वीडियो भी साथ साथ दिखाता रहूं। आपने खुद परवीन शाकिर को सुना, कलाम शायर व ज़बान शायर। बाद बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूं तुम किनारा देखना। बाद बां, जिस तरह भी आपने पिक्चर देखी, ये एक पर्दा होता है जो जहाज कश्ती के ऊपर लगा होता है, जिससे उसकी डायरेक्शन तब्दील की जाती है। ठीक है जी। और ये बाद बां खुलने का मतलब क्या है? सफर शुरू होना। यानी ये बाद बां खुलने का मतलब है आगाज सफर और समंदर का सफर। बाद बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूं तुम किनारा देखना। देखिए, समंदर जो है एक वसी सिलसिला है, लामुतनाई, यानी बहुत दूर तक देखना, ताहद्दे निगाह देखना, जिसकी इंतहाई कोई नहीं, लापुतनाई देखना, यानी लिमिटलेस के मायने में आएगा, लिमिटलेस। तो वो कहती है मैं समंदर देखती हूं और मुखातिब है महबूब से तुम किनारा देखना। किनारे की एक लिमिट होती है, ठीक है, किनारे एक महदूद होता है। आपको नजर आ रहा है कि ये किनारा है, यहां पे समंदर खत्म हो गया। किनारे की एक हद है, समंदर की हद नहीं है। यानी अब बात को समझिए, शायरा क्या कह रही हैं कि हम एक सफर शुरू करने जा रहे हैं। बाद बां खुलना, सफर का इशारा, ठीक है जी, कि तुम अगर मेरे साथ चलना चाहते हो, मेरा साथ देना चाहते हो, तो ये सोच लो कि मैं तो लिमिटलेस हद तक चलने को तैयार हूं। यानी मेरी वफा की, मेरे खलूस की, मेरी चाहत की कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम किनारा देखना, मैं जानती हूं कि तुम्हारा प्यार महदूद है। बात समझ रहे हैं? यानी वो कह रही हैं कि मेरा खलूस, मेरा प्यार लामहदूद है, इन्फिनिटी है। जबकि जिस शिद्दत से मैं तुम्हें चाहती हूं, तुम उस शिद्दत से मुझे नहीं चाहते। लिहाजा मैं समंदर देखती हूं, तुम किनारा देखना। आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाऊं, देखिए, अगर घर में कुछ चीज़ें शिफ्ट करनी हो तो क्या किया जाता है? घर के मर्द वजनी चीज़ें उठा लेते हैं कि ज़्यादा वजनी है, ये मैं उठा लेता हूं, और हल्की चीज़ें ख़वातीन को कहता है ये हल्की चीज़ है, ये तुम उठा लो, भारी तुमसे उठाई नहीं जाएगी। तो वही बात कि वो अब यहां वो खातून होके अपने पे जिम्मेदारी ले रही हैं कि मेरा खलूस, मेरी चाहत, मेरी वफा ज्यादा है। वो अपने आप को, अपने प्यार को लामहदूद बता रही हैं और अपने दोस्त महबूब को कह रही हैं तुम किनारा देखना। किनारा महदूद होने की अलामत है, समंदर लामहदूद होने की अलामत है। ठीक है, अब शेर को देखिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। बाद बां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूं तुम किनारा देखना। मफहूम देखिए, सफर शुरू करने से पहले तमाम अमकानात का जायजा लेना। ठीक है, प्लस माइनस बंदा पहले कर ले। शेर है ना जी, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। ठीक है जी, तो शायरा जानती हैं कि उल्फत के तकाजे नहीं निभाए जाएंगे, लिहाजा दूसरे को किनारे देखने का कह रही हैं जो महदूद है, और खुद समंदर देख रही हैं जो लामहदूद है। ठीक है जी, सफर शुरू करने से पहले तमाम अमकानात का यानी जायजा लेना। शायर अपनी दुनिया को ज्यादा गहरा और पेचीदा पाती हैं, जबकि दूसरा शख्स उसे सतही तौर पर देखता है, यानी महदूद तौर पर देखता है।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन बरदार इम्तिहान में आपने समझना नहीं, लिखना भी है। स्टूडेंट्स कहते हैं समझ तो आ गई है, लिखना क्या है? तो अब लिखने के कंटेंट की तरफ आते हैं जी। प्रवीण शाकर की गज़ल में मोहब्बत, जुदाई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को इंतहाई लतीफ़ जज्बात में बयान किया गया। ये शुरू में थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ है, जब भी तशरीह करें एक पैराग्राफ में मुख्तसर सा तारुफ दे दिया करें। उन्होंने, प्रवीण शाकर ने तशबीहात का इस्तेमाल किया है, इस्तारों का इस्तेमाल किया है, और तजाद कंट्राडिक्शन ज़िंदगी में जो आ रही होती है उसकी मदद से ज़िंदगी की पेचीदगियों को और एक रिश्ते की हसासियत को बयान किया है कि रिश्ते कितने हसास, सेंसिटिव होते हैं। प्रवीण शाकर की शायरी में आपको नरमी नजर आएगी, हैसियत यानी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, और दिली जज्बात की झलक मिलती है। वो जज्बात को एक खूबसूरत और शायराना अंदाज में बयान करते हैं, बड़ा खूबसूरत असलूब। उनके यहाँ क्लासिकी यानी पुरानी शायरी और जदीद शायरी का आपको बड़ा खूबसूरत इम्तजाज मिलता है। ये बातें आपको पहले भी की, लेकिन हम रिटन नोट्स की शक्ल में देख रहे हैं। प्रवीण शाकर इस खूबसूरत शेर में बादमां, जो जहाज का छप्पर यानी जो बड़ा पर्दा होता है, और समंदर किनारे को अल्फाज को बतौर इस्तारा इस्तेमाल कर रही हैं। यानी इस्तारा मतलब जब वो अपने असल मायनों में इस्तेमाल ना हो, यानी समंदर का मतलब समंदर नहीं है, या समंदर का मतलब लामहदूद है, और किनारे का मतलब किनारा नहीं है, उसका मतलब महदूदियत है। बादमां खुलने से पहले का इशारा है, एक ऐसा लम्हा है जब जहाज रवाना होने वाला है, यानी सफ़र शुरू होने वाला है। ज़िंदगी का सफ़र कह लें, मोहब्बत का सफ़र कह लें, चाहत का सफ़र कह लें, साथ कह लें, लेकिन अब इसका आगाज़ नहीं हुआ। नहीं, पहले से कह रही हैं, वो पहले से कह रही हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यानी अभी देख लो, बाद में ना घबराना मुश्किलात से, अभी देख लो, जिसको वार्न करना कहते हैं। ठीक है जी। तो वो समंदर शुरू होने से पहले ये बात कर रही हैं, वो गैर मुतवक्को तब्दीली और नए सफर के आगाज की तरफ इशारा कर रही है। शायरा कहती है उनकी नजर में वो जिंदगी के जो गहरू पहलू है समंदर, उसको कहती है मैं देखूंगी, जो बहुत वसी है, गहरा भी है, पेचीदा भी है। लेकिन जो दूसरा साथी है उसको कह रहे हैं तुम सिर्फ किनारा देखो, जो महफूज भी है और जो कम पेचीदा भी है, जिसमें महदूदियत है। तो अब देखिए ज़ेर तशरीह शेर के मिस्र अव्वल में बादमां खुलने से पहले का इशारा देखना एक निहायत लतीफ़ और नाजुक लम्हे की निशानदेही कर रहा है। बादमां के खुलने से पहले का इशारा यानी उस लम्हे की बात हो रही है जब सफ़र शुरू होने वाला है, भी हुआ नहीं है। ये एक अमकानी कैफियत है, यानी मुमकिनात की बात हो रही है कि सफ़र में मुश्किलात भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो अभी देख लो, तुम साथ दे सकते हो तो चलो, वरना साथ ना चलो। ठीक है, तब आपको समझ आ रही होगी कि वो खुद को समंदर और दोस्त को किनारा देखने को क्यों कह रही है। यह समंदर की अलामत उस सोच, जज्बात और उस पेचीदा कैफियत की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है जी, जिसकी जिम्मेदारी वो खुद ले रही हैं। जबकि किनारा जो है ये एक बड़ी सती सी चीज होती है, ये दूसरे को कह रही हैं, दोस्त को कह लें, महबूब को कह लें, साथी को कह लें। ठीक है जी, यानी वो अपनी ज़हनी गहराई और पेचीदगी बता रही हैं और इसमें समझा रही हैं कि जिंदगी की हकीकत बड़ी गहरी होती है, इसको सब नहीं समझ पाते। दूसरे मिसरे में मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना, यानी ये दो बिल्कुल मुतजाद नुक्ता नजर है। जिस तरह आपको वजाहत करो, समंदर लापतराही है, समंदर पुरस्रार है, किनारा की एक हद है, महदूद है और वो हिफाजत की अलामत है। तो शायरा कहती हैं जो वुसअत और लामहदूदियत होगी वो मैं देखूंगी, तुम सिर्फ किनारे पे रखो। यानी एक दो लोगों की बात हो रही, एक का विजन बेहद वसी है जबकि दूसरे का विजन महदूद और मोहतात बताया जा रहा है। इस शेर में आप जो अल्फाज देखिए उनका इंतखाब बड़ा पुरकशिश है। बादमां फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो शायरी में खूबसूरती पैदा करता है। इशारा और देखना में तजाद है। ठीक है, इशारा गैर वाज़ेह होता है, देखना वाज़ेह होता है। तो शायरा ने बड़ी खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल की है और लफ्ज़ों के चुनाव में बड़ी नरमी नज़र आती है। यहाँ बादमां समंदर जिंदगी की गहराई के इम्कानात को भी जाहिर कर रही है। अदबी सनतें देखें, सनद तजाद है। समंदर और किनारा या मुतजाद के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी यहाँ समंदर का मतलब महदूद है
और किनारे का मतलब लामहदूद है। सनद इस्तारा की बात है, बादबा समंदर और किनारा का इस्ताराती इस्तेमाल। इस्तारा आपको बताया कि जब अशार अपने असल मायनों में इस्तेमाल ना हो, तो यहाँ इस्तारा है, समंदर भी, बाद में किनारा भी। सनद तशबीह है, समंदर वुसत की अलामत है, तो वुसत की तशबीह दी गई समंदर से। सनद इहाम भी है, इहाम जहाँ बात क्लियर ना हो, तो बाद बां की जो हरकत है ये दरअसल जिंदगी में तब्दीली का इशारा है, ये नए सफर के आगाज का इशारा है। हवाले के इशार की तरफ आएंगे, क्योंकि हवाले के इशार के बगैर आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। निदा फाजली का शेर है जी, जो मैंने भी आपको सुनाया भी। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यानी अभी सोच लो, अभी सोच लो सफर शुरू होने से पहले। मोहसिन नकवी का शेर देखें जी, वो कहते हैं, पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, पहले खुशबू के मिजाजों को समझ लो मोहसिन, फिर गुलिस्तान में किसी गुल से मोहब्बत करना। पहले मोहब्बत के आदाब समझ लो, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। आज की नौजवान नस्ल ना जी मोहब्बत समझती है इजी लोड का नाम। मेरा बच्चा, इजी लोड का नाम मोहब्बत नहीं होता, इजी लोड कराना मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। दाग देलवी का शेर देखिए, रह रुए राह मोहब्बत का खुदा हाफिज है, इसमें दो चार बहुत सख्त मकाम आते हैं। तो बात वही, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, पहले सोच लो। शानुल हक हकी जो मुहक्कक है, उनका खूबसूरत शेर, तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते, लेकिन शायद तुम उल्फत के तकाजे ना निभा सको, इसीलिए मैं समंदर देखती हूं, तुम किनारा देखना। परवीन शाकिर ही का शेर देखिए, हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, कश्ती में कोई बात है या बात बामे है, कोई बात तो है। जो समंदर हैरत से देखता है वो गहराई की अलामत है। ये पहला शेर मुकम्मल हुआ जी। अब आते हैं दूसरे शेर की तरफ, लेकिन फिर वही बात, दूसरा शेर आपको मैं नहीं सुनाऊंगा, आप दूसरा शेर भी खुद परवीन शाकिर साहिबा से ही सुनिए। कि यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा गया। यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। कितना टची शेर है जी। तस्वुर करें कोई जा रहा और मुड़ कर देख रहा, बहुत हसास शेर। ये परवीन शाकिर के साथ जो आपको नजर आ रहे हैं इंतजार हुसैन बैठे हुए, ये भी आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है इनका अफसाना। तो ये परवीन शाकिर है, साथ इनके इंतजार हुसैन है जी। आपने खुद परवीन शाकिर की जबानी शेर सुना, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। बिछड़ना आप जानते हैं, जुदा होना, अलग होना। तो मफहूम क्या है, जुदाई का दर्द और मोहब्बत का इजहार। शेर का मरकजी ख्याल ये है कि चाहे जुदाई कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, मोहब्बत के छोटे छोटे इजहारात जैसे मुड़कर यूं देखना दर्द को बढ़ा देते हैं। कोई जा रहा हो और मुड़कर देख रहा हो, मुड़कर देखने का क्या मतलब कि जाने वाला भी नहीं जाना चाहता, जो वो मुड़कर देख रहा है, लेकिन मजबूरन जाना पड़ रहा है। तो इसमें जो आपको कर्ब की एक कैफियत नजर आती है वो देखिए, जाने वाला जा रहा है। अब यहां जाने का मतलब पहले मिस्र में बिछड़ना, वो कोई सफर पे नहीं जा रहा, ट्रिप पे नहीं जा रहा, वो छोड़कर जा रहा है, वो मुस्तकिल छोड़कर जा रहा है, लेकिन ना चाहते हुए छोड़ के जा रहा है, मुड़ के दोबारा देखना। तो शेर का मरकजी ख्याल यह है कि जुदाई कितनी भी मुश्किल हो, मोहब्बत के छोटे छोटे इजहारात दर्द को बढ़ा देते हैं। तशरीह की तरफ आए जी।
उर्दू की मुमताज शायरा परवीन शाकिर का ये शेर जुदाई की एक इंतहाई दर्दनाक दास्तान को बयान करता है। मिस्र अव्वल में शायरा बयान करती हैं, उस शख्स से बिछड़ना आसान नहीं था। इससे जाहिर है कि दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता मजबूत था, मौजूद था, जो अब बिछड़ने की नौबत आ गई। आसान फारसी लफ्ज है। उर्दू जो शायरी में एक वजन और मौसीकियत पैदा करे इस शेर के अंदर, मुड़कर दोबारा देखना। देखिए ये लफ्ज़ हम आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा का अल्फाज है, लेकिन शायरा ने इसको कितनी खूबसूरती से अपने जज्बात की अक्कासी के लिए इस्तेमाल किया है। मिसरा सानी यानी दूसरे मिसरे में आप देखें, जाते हुए मुड़ के दोबारा देखना, ये एक बड़े जज्बाती लम्हे की अक्कासी है। वो जज्बाती लम्हा जो कारी के दिल को छू लेता है। मुड़ के दोबारा देखना मोहब्बत, ताल्लुक, लगावट की अलामत है। इससे जाहिर होता है कि ताल्लुक तोड़ने वाला भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, लेकिन बहुत दफा इंसान को वो करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। तो वो छोड़ के जाना ज्यादा तकलीफ दे है, जिससे गहरी यादें भी साथ वाबस्ता हूं। यह समल है, छोड़ के जाना बाजार सादा सा लगता है, लेकिन जज्बात से भरपूर है। और शायरा ने इस मामूली से अमल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बयान किया है। इस शेर में शायरा जुदाई के लम्हात की शिद्दत को बयान करनी है। बिछड़ना बहुत आसान ना था। इसमें उस वक्त की कर्ब नाकी का जिक्र है जब लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं। शायरा कहती हैं जुदाई इतनी आसान थी नहीं जिस तरह से नजर आती है। जाते जाते उसका मुड़ के दोबारा देखना एक जज्बाती मंजर है। जब कोई शख्स पीछे मुड़कर देखता है तो उसका मतलब है कि अभी भी उसके अंदर कुछ एहसास मौजूद है। ये मुड़कर देखना उस रिश्ते की शिद्दत को जाहिर करता है जो लोग एक दूसरे से महसूस करते हैं, लेकिन बावजूद अलहदगी उनका नसीब ठहरती है। जिस तरह आपने देखा कि परवीन शाकिर भी जिंदगी में उनको अपने शोहर से अलहदा होना पड़ा, ज़हनी हमागी ना होने की वजह से। अदबी सनतें देखिए, सनत तजसीम है। तजसीम कहते हैं जिस्म को, यानी शेर इस तरह हो कि वो आपके सामने उसकी बिल्कुल तस्वीर बनकर आ जाए, इसको तजसीम निगारी कहते हैं। यानी आप एक मंजर पढ़े लेकिन आपको लगे आपने पढ़ा नहीं, वो आपके सामने हुआ है। तो आप देखिए शेर इस तरह खूबसूरत है कि आप महसूस कर सकते हैं बिछड़ने का अमल, इस खूबसूरती से बयान किया गया। सनत तजसीम है जी, सनत तजाद है, आसान और मुश्किल की बात की गई। सनत इस्तारा है, मुड़कर दोबारा देखना, जिद्दत, जुदाई का एहसास है इसके अंदर। सन्नत लफ़ो नशर है, लफ़ो नशर होता है खोलना बंद करना, यानी पहले एक मिसरे में एक बात कर दी जाए और फिर उसकी वजाहत आगे दूसरे मिसरे में कर दी जाए। वैसे लफ़ होता है बंद करना, नशर होता है खोलना। तो बिछड़ना और देखना सन्नत लफ़ो नशर का खूबसूरत इस्तेमाल है। हवाले के शार देखिए जी, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था कि चुप सी लग गई दोनों को बात करते हुए। राजेंद्र का खूबसूरत शेर। और अहमद फराज का शेर देखें, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। उमैर नजमी मेरे बहुत प्यारे दोस्त और उनका बड़ा खूबसूरत शेर। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लफ्ज गलत हो रहा है जी, बार हो, अब ठीक हो गया। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। कतील शिफाई का शेर देखें, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। तो ये दूसरे शेर की तशरीह मुकम्मल हुई जी। अब बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ, और पहले की तरह ही इस शेर को भी आप खुद परवीन शाकिर साहबा से ही सुनिए। किस शबाहत को लिए आया है
दरवाजे पे चांद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। जी, कलाम शायर, बाज़बान शायर आपने सुना। शबाहत होती है मिलती जुलती सूरत, ठीक है जी। किस शबाहत को लिए दरवाजे पे आया है चांद, यानी शायरा को चांद के अंदर महबूब का चेहरा नजर आ रहा है, चांद को देख रही है दरवाजे में। देखिए चांद दरवाजे पे नहीं आता, तो चांद के दरवाजे पे आना यानी ऐसे लग रहा है महबूब के इंतजार की कैफियत। ऐ शबे हिजरा, किस शबाहत को लिए आया है, लिए आए, लेना मतलब आर्जी तौर पे, यानी वो उनको चांद में अपना महबूब नजर आ रहा है। शब हिजरा जुदाई की रात, ठीक है। सितारा, ऐसे अपना सितारा देखना, सितारा देखना यानी जिसको जिससे आती किस्मत का सितारा देखना, यानी किस्मत मालूम करना, कहते हैं आज सितारों की चाल, तो ये उस सेंस में, ठीक है जी। तो मफहूम क्या है जी, हिजर की तारीक रात में उम्मीद की तलाश है जी। हालात कितने भी, वो कह रही हैं, मुश्किल क्यों ना हो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इंसान उम्मीद की रोशनी तलाश कर ही लेता है, ठीक है। उनको चांद में उम्मीद नजर आ रही है। इस शेर में शायरा ने चांद और सितारे का इस्तेमाल एक अलामत के तौर पे किया है। किस शबाहत को लिए दरवाजे पे आया है चांद, या चांद की चमक और रात के मंजर में एक बड़ा ही जमील खूबसूरत रोमानवी अंदाज है। शब हिजरा से मुराद वो जुदाई की रातें हैं, वो तन्हाई की रातें हैं जो महबूब से जुदाई में गुजरी। शबाहत अरबी जबान का लफ्ज है जो शेर में गहराई पैदा करता है। सितारा फारसी जबान का लफ्ज है जो उम्मीद के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। तो ऐ शबे, ये शेर हिजर की रात और तन्हाई के एहसास को खूबसूरती से पेश करता है। पहले मिसरे में दरवाजे पे चांद, मंजर कशी बहुत ही पुरस्रार है, दिलकश है। चांद आमतौर पर आसमान पर होता है, उसको दरवाजे पर देखना बड़ी गैर मामूली बात है। दूसरे मिसरे में शायरा हिजर की रात से मुखातिब है कि अपना सितारा देखे, यानी अपनी किस्मत देखे। यहां सितारा उम्मीद के तौर पर आया है, यानी शायरा हिजर की रात में भी उम्मीद की किरण तलाश कर रही हैं, यानी वो हिजर की रात से पूछ रही हैं कि ये हिजर कब खत्म होगा, ये जुदाई कब खत्म होगी। तो यहां सितारा, किस्मत का हाल मालूम करना तो है ही है, लेकिन यहां एक सितारा उम्मीद के तौर पर सामने आया है। उर्दू शायरी में हिजर वसाल आप जानते हैं बड़े अहम बुनियादी मौजूआत हैं। हिजर क्या है, महबूब का आशिक से जुदा हो जाना। वसाल क्या है, महबूब का मिल जाना। तो उर्दू शरई रिवायत में हमेशा महबूब बेवफा होता है, जबकि आशिक बावफा होता है। वो सारी ज़िंदगी महबूब के लिए तड़पता है, लेकिन महबूब उसको मिलता नहीं है। उसकी ज़िंदगी हिजर की कैफियत में गुजर जाती हैं। वसल की तमन्ना लिए वो ज़िंदगी गुजार देता है। इस शेर में हिजर की तकलीफ का इजहार भी है और महबूब से विसाल की तमन्ना भी है। मगर ये सिर्फ रिवायती शेर नहीं है, सिर्फ शेर नहीं, उनकी ज़िंदगी की अक्कासी है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था, 1976 में उनकी अपने खालाजाद कज़न डॉक्टर नसीर अली से शादी हुई। ज़ेहनी हमांगी नहीं हो सकी, 11 साल बाद ही 1987 में अलहदगी हो गई। तो परवीन शाकर ने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बेटे की परवरिश की। तो ये दुख उनका ज़ाती दुख भी है, लेकिन वो इस ज़ाती दुख को इस तरह से बयान करती हैं कि अहद का दुख नज़र आता है। ज़ेर तशरी शेर में इसी दुख और कर्ब की अक्कासी है। रोमानवी अंदाज है, जज्बाती लहजा है, जिसमें शायरा महबूब की मौजूदगी की अहमियत और जुदाई के लम्हों की शिद्दत को बयान कर रही है। सनतों का इस्तेमाल देखिए, सनद तशबीह है, चांद और सितारा तशबीह के तौर पे आया है। सनद इस्तारा है, यह चांद एक जमालियाती हकीकत है कि इस्तारे के तौर पर आया है, चांद में वो महबूब देख रही हैं। सनद खताब भी है,
किसी को मुखातिब करना, ऐ शब हिजरा, वो हिजर की रात को मुखातिब करके उससे पूछ रही हैं, यानी उसमें अंधेरे में भी वो रोशनी की किरण ढूंढ रही है। हवाले के इशार देखिए, खुमार बादा बंकवी का शेर, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, रात बाकी थी जब वो बिछड़े थे, कट गई उम्र रात बाकी है। फैज साहब का शेर देखें, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, आ रहे होंगे, शबे फराक ये कहकर गुजार दी हमने, इंतजार की कैफियत। और फिर परवीन शाकिरी का शेर देखें, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, हमने तो एक बात की उसने कमाल कर दिया, वो वाकई में हिजर का दाग दे। और हिजर की रात क्या होती है, परवीन शाकिरी का शेर, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। हिजर की खूबसूरत कैफियत। और अहमद फराज का शेर देखिए, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, फराज इश्क की दुनिया तो खूबसूरत थी, ये किसने फितनाए हिजरो विसाल रखा है, काश हिजरो वसाल ना होता। और इसी हिजर की कैफियत परवीन शाकिरी के शेर में आपने देखी। ये क्या कयामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, क्या कयामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफारा देखना। क्या कयामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफारा देखना। जी, परवीन शाकिर का शेर आपने खुद उन्हीं की जबानी सुना, कलाम शायर बाज़बान शायर। अब आते हैं इस शेर की तशरीह की तरफ। क्या कयामत है, यानी क़यामत होने का मतलब यह है कि तकलीफ में होना और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में होना, तकलीफ में होना, अजियत में होना, उसके लिए लफ्ज कयामत बोला गया। क्या कयामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, पसपा होना क्या होता है जी, शिकस्त खाना, पीछे हटना। जिस तरह आप जंग लड़ रहे हो और आपको पसपाई इख्तियार करनी पड़े, पीछे आना पड़े, वो कहती हैं जी कि जिनकी वजह से हम पीछे हटे, जिनकी वजह से हमने शिकस्त खाई, और फिर क्या क़यामत है, उन्हीं लोगों को मुकाबले में सफारा देखना और फिर वही लोग मुकाबले पर आ जाए। यानी जिनकी वजह से हमें पीछे हटना पड़ा, जिनकी वजह से हमने शिकस्त खाई, वही लोग ही सामने मुकाबले पे आ जाए। सफारा होना यानी जंग के लिए सफ़े दुरुस्त करना, मतलब सामने मुकाबले पर आ जाना। वो कहते हैं जिस पे एहसान करो फिर उसके शर से डर, ये उसी तरफ इशारा है। मफाद परस्त लोग ऐसा ही करते हैं, मफाद उठाने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं, और जब मफाद निकल जाता है या उनका मफाद तब्दील हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, अपनी वफादारियत तब्दील कर लेते हैं और जाके दुश्मन से मिल जाते हैं। मफाद परस्त लोगों का दुख। वक्त गुजरने के साथ साथ रिश्ते, नजरियात, वफादारियां तब्दील हो जाती हैं और अपनों को बदलता देखना बहुत ही तकलीफ दे होता है। ये ज़बानी तशरीह हुई, लेकिन ज़ाहिर है आपने इम्तिहान में लिखनी है, तो अब टेक्स्ट की तरफ आए। ये शेर मुआशरती और सियासी हालात पर एक तंज है। पहले मिसरे में शायरा कहती है कि जिन लोगों के नाम पर हमने कुर्बानियां दी, अब उन्हीं लोगों को मुखालिफ की सफ में खड़ा होकर देखना कोई कयामत से कम नहीं है, यानी बहुत तकलीफ दे है। कयामत अरबी लफ्ज है जो शिद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, शिद्दत के इजहार के लिए। सफारा फारसी तरकीब है जो जंग की मंजर कशी करती है, यानी जंग में मुखालफों का सामने सफ़े बांधना। ये शेर उन मफाद परस्त लोगों की अक्कासी करता है जो महज अपने ज़ाती मफाद के लिए वक्त के साथ साथ अपने इक़दार और नज़रियात भी बदल लेते हैं, ताकि बदलती सूरत हाल से भी वो पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सके। शेर के दूसरे मिसरे में सफ आरा देखना, यानी गोया एक ऐसी जंग की मंजर कशी है जहाँ साबका हलीफ, हलीफ कहते हैं जी दोस्त को, यानी जो साबका दोस्त हैं, हम देखते हैं कि वो दुश्मनों की सफ में जा खड़े हुए हैं। ये शेर इंसानों की बेवफाई
और मफाद परस्ती को जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा, देखिए मफाद परस्त एहसान फरामोश लोग हमेशा मौजूद रहे हैं, हर दौर में मौजूद रहे हैं, जो सिर्फ अपने मफाद के लिए दुश्मन की सफ में शामिल हो जाते हैं, अपने सारे असूल, अपनी सारी वफादारियां भूल जाते हैं। और ऐसे लोग रवैया जब गद्दारी करते हैं, रवैया बड़ा ही तकलीफ दे होता है। इस तरह शायरा ने अपने शेर को एक ज़ाती तजर्बा है उनका, लेकिन ज़ाती तजर्बे को उन्होंने एक आफाकियत का रंग दिया। शेर होता ही वही है जिसमें शायर अपने तजर्बे को इस तरह बयान करे कि पढ़ने वाले को लगे कि मेरी बात हो रही है। इस शेर में इंसानों की तब्दीली और बेवफाई को बड़े ही अच्छे अंदाज से इस शायरा परवीन शाकिर ने एक्सप्लेन किया है। सनतों की तरफ आए तो सनत इस्तारा का इस्तेमाल है। यहाँ मुराद बड़ा सदमा है। क़यामत से मुराद बड़ा, मैं लिखना भूल गया, ये लिख देता हूँ। तो ये क्या बात आ रही है, जब क़यामत कहा जा रहा है तो क़यामत से मुराद बड़े सदमे की बात हो रही है। सनत तजाद है, पसपा होना और सफारा होना। सफारा होता है डट जाना, पसपा होना पीछे हट जाना। तो दो मुतजाद कैफियत हैं जो इस शेर में परवीन शाकिर साहबा ने बयान की है। हवाले के शार देखें जी, तो इसमें मैंने ज़्यादा शार परवीन शाकिर ही के लिए हैं। उनकी गज़ल के हवाले में कहती हैं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और एक और जगह कहती हैं कि, अच्छा सॉरी ये शेर रिपीट हो गया आगे जी, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, तू बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, मेरे हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। कैफियत समझे आप, ये किस कैफियत की बात हो रही है? देखिए ये होती है हाथ की लकीरें। तो बदलता है, उलझना, ये नहीं, ये देखिए रोना, और रोना और अपने आंसू को छुपाना। इस मेरे फेस की तरफ देखें, ये कैफियत। हाथों की लकीरें आंखों से, तो बदलता है तो बेसाख्ता मेरी आंखें, अपने हाथों की लकीरों से उलझ जाती हैं। हफीज जलंधरी कहते हैं, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ। कमी गाह वो जगह जहां से छुप के तीर चलाए जाते हैं, महफूज जगह होती है, छुप के तीर चलाए जाते हैं, उसको कमी गाह कहते हैं। तो कहते हैं, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यानी मेरे अपने ही दोस्त थे जो छुप कर मुझ पे तीर चला रहे थे। और मिर्जा गालिब इसको इस तरह कहते हैं कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। शेर जी मुकम्मल हुआ। आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 5 की तरफ। जीतने में भी जहां जी का ज़या पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खिसारा देखना। जी जिंदगी, ज़या कहते हैं नुकसान। बाज़-औक़ात हमारा वास्ता ऐसी सूरत हाल से पड़ता है कि जिसमें हमारी फतह भी फतह नहीं होती, हमारी फतह भी दरअसल शिकस्त होती है, या यूं कह लें कि हमारी फतह ऐसी फतह होती है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बेमकसद फतह, बेमुराद फतह। ठीक है, तो वही बात कर रही है, जीतने में भी जहां जी का ज़या पहले से है, ऐसी बाजी हारने में क्या खिसारा देखना। तो फिर ऐसी जीत का करना क्या है? फिर वो हार भी जाए तो उसमें क्या खिसारा है? यानी जहां जीत में फायदा ना हो, जिस जीत में फायदा ना हो, तो फिर वो जंग हारने में भी कोई खिसारा नहीं है। ये जंग दोस्ती की भी हो सकती है, मोहब्बत की भी हो सकती है, इखलाकियात की भी हो सकती है, दुनियादारी की भी हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है इश्क़ मजाजी के हवाले से बात हो रही है, तो यहाँ महबूब की बात हो रही है। इस शेर के मफहूम की बात करें तो जिंदगी का सूद व ज़िया, सूद कहते हैं फ़ायदे को, ज़िया नुकसान। ज़िंदगी सूद व ज़िया का नाम है। बहुत दफ़ा होता है जहाँ हमारा फ़ायदा दरअसल फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज़ जगह पे जहाँ हमारा नुकसान नहीं होता।
تو دونوں کیفیات آ گئی۔ زندگی میں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، کامیابی اور ناکامی دونوں میں کچھ نہ کچھ نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ فتح میں کہیں نقصان چھپا ہوتا ہے، نقصان میں کہیں نہ کہیں فتح کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ اس شعر میں زیاں اور خسارہ دونوں عربی الفاظ ہیں جو مالی نقصان کی بجائے روحانی یا جذباتی نقصان کے لیے استعمال ہوئے، اور یہ شعر زندگی کے فلسفے کو پیش کرتا ہے۔ دیکھیں جذباتی نقصان کیا مطلب، یعنی وہ کہیں نا خسارہ دیکھنا تو ایسا نہیں ہے کہ پروین شاکر صاحبہ نے کوئی سٹاک ایکسچینج میں شیئر خرید لیے تھے اور شیئر میں ان کو نقصان ہو گیا، یعنی یہ مالی نقصان کی بات نہیں ہو رہی، یا جذباتی نقصان، ذہنی نقصان، جہاں اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جہاں آپ کو توقعات ہوتی ہیں اور وہ توقعات پوری نہ ہوں، ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہوں، یہ اس نقصان کی بات ہو رہی ہے، یا مالی نقصان کی بات نہیں ہو رہی۔ پہلے مصرعے میں وہ کہتی ہیں کہ اس دنیا میں جیتنے میں بھی دل کا نقصان ہے، جب محبت کی جائے تو محبت میں انسان جیت جائے تب بھی نقصان ہے، یعنی ظاہری کامیابی کے باوجود دراصل خسارہ ہوتا ہے۔ وہ مشہور شعر ہے نا جو بچے ضرور لکھتے ہیں تشریح میں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تو عشق میں کامیابی ہو جائے تب بھی ذلت ناکامیاں ہی مقدر ٹھہرتی ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ سوچ ہے جو زندگی کے دوہرے معیار کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، یعنی فائدے اور نقصان، سود و زیاں کے معاملات بعض اوقات اتنے سیدھے نہیں ہوتے جتنے سیدھے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس شعر میں انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا کہ غم جانا یعنی محبوب کا غم، اور غم دوراں یعنی دنیا کا غم، زمانے کا غم۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے غم دوراں، میں لکھ دیتا ہوں، غم جانا محبوب کا غم اور غم دوراں زمانے کا غم۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں صورتحال میں، غم جانا میں بھی غم دوراں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیت ہار بے معنی سی ہو کے رہ جاتی ہے، جیت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، ہار نقصان نہیں دے رہی ہوتی، یعنی جیت میں خوشی محسوس نہیں ہوتی، ہارنے کا غم نہیں ہوتا۔ اس طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فتح شکست یوں آپس میں غلط ملت سی ہو جاتی ہے کہ ان میں تفریق کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، حد فاصل نہیں رہتی درمیان میں۔ ایسی بے یقینی کی صورتحال میں انسان فتح و شکست سے لا تعلق سا ہو جاتا ہے، بے نیاز سا ہو جاتا ہے، اور زیر تشریح شعر میں اسی بیزاری اور اسی فتح و شکست میں جو بے نیازی ہوتی ہے اس کا خوبصورتی سے اظہار کیا گیا ہے۔ جی تو یہ ہوئی تشریح۔ اب ہم بڑھتے ہیں فنی محاسن ادبی صنعتوں کی طرف، جن کو ہم فنی محاسن بھی کہتے ہیں۔ ویسے صنعت تضاد یعنی دو اپوزٹ ورڈز کا استعمال، آپ کہیں گے کہ اس میں شاعر نے صنعت تضاد کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا، جیتنے کے مقابلے میں ہارنا وہ تضاد ہے۔ صنعت استفہام بھی ہے، استفہام ہوتا ہے پوچھنا، دریافت کرنا، جو کہ کیا خسارہ دیکھنا، تو ایک طرح کا یہ ویسے سوال تو نہیں ہے لیکن انداز ہے، استفہامیہ انداز ضرور ہے۔ صنعت مرات النظیر بھی ہے۔ مرات النظیر یہ ہوتا ہے کہ جب شعر کے ایک مصرے میں کوئی بات ہو اور اسی سے متعلقہ الفاظ دوسرے مصرے میں بھی آ جائیں تو زیاں اور خسارے کا جو لفظ استعمال ہوا تو مرات النظیر میں آئے گا۔ صنعت لف و نشر بھی ہے۔ لف و نشر بھی ہوتا ہے ایک چیز کو کھولنا، بند کرنا اور کھولنا، یعنی پہلے ایک بات کو چھپانا پھر عیاں کر دینا۔ تو اس میں جیتنا اور ہارنا جو ہے دونوں کیفیات کو کس طرح سے بیان کیا گیا تو اس کو صنعت لف و نشر بھی کہیں گے۔ حوالے کے اشعار کی طرف آئیں۔ راحت اندوری کا بھارت کے خوبصورت شاعر، شاعری میں خوبصورت، وہ کہتے ہیں تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ تو دل کے بازار میں خسارہ ہی ہوتا ہے، بات مان لے تب بھی خسارہ، بات منوا لے تب بھی خسارہ، کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ حفیظ جلندری کو دیکھیں، کہتے ہیں جی یاران بے بساط، بساط کہتے ہیں چال چلنا، یاران بے بساط کے ہر بازی حیات، کھیلے بغیر ہار گئے مات ہو گئے، ہم کھیلے بغیر ہی ہار گئے۔ کچھ بازیاں ایسی بھی ہوتی ہیں۔
आफताब शब का शेर देखिए, ये उसका खेल है जिस खेल में हर बार वो यारो, ये उसका खेल है जिस खेल में हर बार वो यारो, मुसलसल हार के भी मुझसे आखिर जीत जाता है। तो देख लीजिए, मोहब्बत में ऐसा ही होता है। फैज साहब फरमाते हैं, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। यानी आपसे दिल लगा के देख लिया, इसी में ही हम इतने परेशान दुखी हो गए कि और कुछ देखने को रहा नहीं। गुलाम मोहम्मद कैसर का शेर देखिए, करूंगा क्या। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, ये शेर मुझे जाती तौर पे पसंद है गुलाम मोहम्मद कैसर का। कहते हैं, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उम्मीद एंजॉय किया होगा आपने भी शेर को। ये जनाब पांचवा शेर था। अब बढ़ते हैं हम आगे छठे शेर की तरफ, लेकिन शेर आपको सुनाएंगी खुद परवीन शाकर साहिबा और मैं इसकी तशरीह करूंगा। कि आईने की आंखी कुछ कम न थी मेरे लिए, आईने की आंखी कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। कि आईने की आंखी कुछ कम न थी मेरे लिए, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। जी, शेर आपने शायरा परवीन शाकर से सुना और अब हम इसकी इम्तिहानी नुक्ता नगाह से तशरीह करते हैं। आईने की आंख, आईने की आंख तो नहीं होती ना। आईने की आंख का मतलब है कि खुद अपने आप को देखना। जब हम आईने में देख रहे होते हैं तो हमें अपना आप नजर आता है ना, यानी अपना जायजा लेना, खुद अपने आप को देखना, ये मतलब है आईने की। खुद देखना मतलब खुद शनासी, अपनी जात का शो, जिसको अल्लामा इकबाल खुद ही कहते हैं ना, खुद ही अपनी पहचान, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। तो आईना देखने के मतलब है ये खुद शनासी, यानी खुद को देखना। तो कहती है, आईने की आंख ही कुछ कम ना थे मेरे लिए। कहती है, मैं तो जब आईने में अपने आप को देखती हूँ तो खुद शनासी मेरे पे कई सवाल खड़े कर देती है। देखिए, जो हसास लोग होते हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं, वो छोटी छोटी चीज को भी महसूस करते हैं। वो कहती है, मैं तो वो हूं जो आईने में अपने आप को नहीं देख सकती, और जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। अब देखो, तुम्हारा देखना क्या रंग लाएगा, क्या क्या दिखाएगा, क्या रंग लाएगा, क्या गिल खिलाएगा। यानी वो कहती है, मैं तो अपना सामना नहीं कर पाती, मैं तो अपना सामना नहीं कर पाती, दूसरों का सामना, दुनिया का सामना कैसे करूंगी, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। तो मफहूम देखिए, इसमें खुद शनासी है और दूसरों की नजर का खौफ है। हम देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यकीन कीजिए, अगर हम ये निकाल देना लोग क्या कहेंगे, जिंदगी में आसानियां बहुत हो जाएं। लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए बहुत अहम है कि लोग हमें किस नजर से देख रहे हैं। तो यह वही बात हो रही है, जाने अब क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। इंसान को अपनी जात का सामना करना भी मुश्किल होता है, लेकिन दूसरों की नजरों का सामना करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। ये शेर का मफहूम है। मैं साथ साथ मफहूम इसलिए बता रहा हूं कि ये मफहूम बेटा आप लिखेंगे इम्तिहान में। जब आप मफहूम लिखते हैं ना, तो टीचर को पता चल जाता है कि आपको तशरीह आती है, आप अंदाजे नहीं कर रहे। ज़ेर तशरीह शेर में जब वो आईने की आंख से मुराद क्या है जी, जिस तरह मैंने अभी बताया, इससे मुराद है खुद शनासी, अपनी जात का शऊर, खुद एहतसाबी। ये बजाते खुद एक बड़ी खूबसूरत तरकीब इस्तेमाल की है। जबकि देखना का जो दोबारा इस्तेमाल है, पहले में भी दूसरे में भी, ये जुमले में एक तरन्नुम और मौसीकियत ला रहा है। ज़ेर तशरीह शेर के मिसर अव्वल में खुद शनासी क्या है, खुद आगाही। यानी शायरा कहती हैं कि आईने की आंख, अपनी जात का शऊर भी मेरे लिए कमज़ियतनाक ना था। आईना तो सच्चाई की अलामत है जो मैं हकीकत दिखाता है, तो मैं दूसरों का सामना करना ज्यादा मुश्किल और ज्यादा तकलीफ देह हो जाता है बाज़ औक़ात इंसान के लिए। मिसरे सानी यानी दूसरे मिसरे में वो कहती हैं कि अब मुझे तुम्हारा
यूं देखना पता नहीं क्या क्या रंग दिखलाएगा। यहां शायद दूसरों की नजर के बारे में तशवीश जाहिर कर रही हैं कि वो नजर शायद आईने की नजर से ज्यादा सख्त हो सकती है। इस शेर में लोगों के नाकदाना रवैये, नाकदाना तनकीदी, क्रिटिसिज्म की तरफ इशारा है, जो हमेशा दूसरों में नकाइस और नाकामियां ढूंढने में लगे रहते हैं। उनका मिशन ये होता है कि दूसरे की गलतियां निकाली जाए, खामियां निकाली जाए। अच्छा, नाकामी नहीं, लफ्ज खामियां होना चाहिए था। ये नाकदाना नुक्ता नजर अगर तामीरी हो, इस्लाही हो, तो अच्छी बात है कि आप किसी की इस्लाह करने के लिए करते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ ये हो कि आपने नुक्ताचीनी ही करनी है, दूसरों की दिल आज़ारी करनी है, दूसरों का दिल दुखाना है, तो फिर ऐसा देखना यकीनन तकलीफ दे होता है। ख़ास तौर पर एक हसास इंसान के लिए बहुत तकलीफ दे होता है कि ऐसे रवैये उसके लिए अजियत का बायस बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, परवीन शाकिर खुद भी बहुत हसास चेहरा थी, सेंसिटिव थी, छोटी छोटी बात को महसूस करने वाली। मैंने शुरू में भी बताया था, फिर रिपीट कर दूं, वो इतनी एहसास थी कि जब किसी महफिल में जाती थी, मुशायरे में या किसी भी तकरीब में, पाँव के जूते उतार देती थी। उनसे जूतों का बहुत बर्दाश्त नहीं होता था, नंगे पाँव घुमा करती थी पूरी महफिल में। आते वक्त जूते पहनती थी, जूते पहन के गाड़ी में बैठती थी और गाड़ी में फिर जूते उतार देती थी। वो गाड़ी जूते पहने बगैर चलाया करती थी, इतनी एहसास थी। इसके बावजूद उनका शोर से निभा नहीं हो सका, ज़हनी अमांगी ना हुई। 10-11 साल बाद तलाक हो गई, अलहदगी हो गई। एक बेटा था जिसको सिंगल पेरेंट की तरह पाला। इस जिंदगी के हादसे ने उनको और भी ज्यादा एहसास बना दिया, और आप इस शेर में इसी एहसासियत को देखते हैं। अदबी सनतों की तरफ आए। सनत इस्तारा इस्तेमाल हुई। इस्तारा यानी लफ्ज़ को अपने हकीकी मायनों में ना लेना, तो आईने की आंख से मुराद या खुद शनासी है। सनत तजसीम, आईने को आंख देखना, आंख देना, यानी गोया के आईना भी एक जिस्म है और आपकी तरफ देख रहा है और राय दे रहा है। दूसरे राय देते हैं ना हमारे बारे में, तो वो आईना तो राय नहीं दे सकता, वो तो बेजान चीज है, तो उन्होंने उसको भी मुजस्सम कर दिया, गोया वो उनको राय दे रहा है। सनत इस्तफाम में पूछने का अंदाजा है, क्या क्या दिखाएगा तुम्हारा देखना। तो अगरचे सवाल नहीं, लेकिन सवाल का अंदाज जरूर है। हवाले के शार की तरफ आए जी। परवीन शाकिर इसी बात को अपने कोशर में इस तरह बयान करती हैं, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस। बरज़ख कहते हैं दोज़ख, यानी मुश्किल। तो वो कहती है, मेरे बड़ों ने मुझे तहजीब सिखा दी, मुझको तहजीब के बरज़ख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। अजदाद अबा अजदाद होते हैं, मेरे अबा अजदाद ने मेरी तरबियत ऐसी की कि मुझे एहसास बना दिया, मुझे तहजीब का शऊर दे दिया, तो ये भी मेरे अबा अजदाद का जुर्म है। दरअसल कहना चाह रही है कि उनको क्रेडिट जाता है, तो अल्फाज ये है कि उनका जुर्म है कि उन्होंने मुझे इतना एहसास बनाया। दरअसल ज़हन में रखिए, उनकी बुराई नहीं, तारीफ कर रही हैं, लेकिन शायर की बात करने का अंदाज होता है। मुबारक शाह का शेर देखें जी। क्या कयामत था तुम्हारी बेरुखी से देखना, क्या कयामत था तुम्हारी बेरुखी से देखना, हमने देखा जिंदगी को रायगा होते हुए। जब तुम बेरुखी से देखते हो, मुझे लगता है मेरी जिंदगी रायगा हो गई, जाया हो गई। निकत इफ्तिखार एक और खूबसूरत शायर है उर्दू की, उनका शेर देखिए। कहती हैं, एक टुक मुझको देखते, टुक किसी को गौर से देखना, जिसको ताड़ने के मानी में कहें। एक टुक मुझको देखे जाती हैं, एक टुक मुझको देखे जाती हैं, अपनी नजरों पे भी कुछ नजर रखिए। कितना खूबसूरत शेर, अपनी नजरों पे भी कुछ नजर रखिए, यानी आपकी नजरें बहक रही हैं। अच्छा, ये एक नफसियाती बात है, खवातीन को अल्लाह ने हिस्स दी है। जब कोई मर्द देख रहा होता है ना, तो खातून को पता चल रहा होता है, बज़ाहिर और बेशक लापरवाह नजर आ रही हो, लेकिन उसको पता चल रहा होता है कौन मुझे देख रहा है और किस नजर से देख रहा है। अल्लाह ने खवातीन को इस सिफ्त दी है हमारा। मधु गुप्ता का शेर देखें, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, अपनी सूरत पे भी नजर रखिए, आईना हाथ में अगर रखिए। वही खुद एहतसाबी की बात कि हमें अपने पे भी नजर रखनी चाहिए, लेकिन वही बात, हमसे अपना देखा बर्दाश्त नहीं होता आईने में, और दूसरों का देखना तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है, खास तौर पर जब वो मनफी सोच के साथ देखे। जी आखिरी शेर गजल का, एक मुश्ते खाक
اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے. لیکن یہ شعر بھی آپ خود شاعرہ سے ہی سنیں. اور آخری شعر ہے کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے. ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. جی، آپ نے پروین شاکر سے شعر سنا اور اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. مشت کہتے ہیں مٹھی کو، مشت خاک، مٹھی بھر خاک. خاک مٹی، یعنی اتنی مٹی جو مٹھی میں آ جائے، مٹھی بھر مٹی مطلب بہت ہی معمولی چیز، حقیر چیز جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، حیثیت نہ ہو. کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ مٹھی بھر خاک ہے. اصل انسان کی اوقات یہ ہے، ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں، اور وہ مٹی بھی وہ کہ اگر ہوا چلے تو اڑ جائے، زد میں ہے، نشانے پر. انسان کیا ہے؟ مٹھی بھر خاک اور وہ بھی جو ہوا چلنے سے اڑ جائے. ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا. بے بسی، لاچار، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے. استعارہ یعنی جہاں ایک لفظ اپنے اصل معنوں میں استعمال نہ ہو رہا ہو، اب بار بار کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک زندگی کا استعارہ ہے. یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹھی بھر مٹی. تو مٹھی بھر مٹی کیا ہے؟ یہ انسان کا استعارہ ہے، یہ انسان کی اوقات اور حیثیت ہے. تو مفہوم دیکھیے، زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی بے بسی کا اظہار ہے اس شعر کے اندر. انسان چاہے کتنا ہی طاقتور ہو جائے مگر وہ فطرت کے آگے بے بس ہے. اچھا ڈسٹوڈنٹ جی، آپ کو بڑی زبردست ایک اہم بات بتاؤں. آپ جانتے ہیں کسی بھی کلام میں جو آخری شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو نظم، غزل یا قصیدہ کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے، تخلص استعمال کرے، اس کو مقطع کہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے یہاں شاعرہ نے اپنا نام نہیں لیا آخری شعر میں، تو اس کو آپ غزل کا مقطع نہیں کہیں گے، صرف غزل کا آخری شعر کہیں گے. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، انٹرسٹنگ بات، میں نے پروین شاکر کی جتنی بھی غزلیں پڑھی ہیں اور تقریباً ساری پڑھی ہیں، کسی ایک میں بھی مقطع نہیں ہے. پروین شاکر کی کسی غزل میں بھی مقطع نہیں ہے. عام رواج کیا ہے جی؟ ایک روایت کیا ہے کہ آخری شعر میں شاعر اپنا نام لیتا ہے اور اس کو مقطع کہتے ہیں. لیکن پروین شاکر کی تمام نظموں غزلوں میں مقطع نہیں ہے. ویسے تخلص تھا ان کا پروین، لیکن وہ اس تخلص پروین کو بطور مقطع استعمال انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا آخری شعر میں. ہاں، اشعار کے درمیان میں کہیں کہیں یوز کیا ہے، اور وہ بھی بطور تخلص یوز نہیں کیا. پروین کا نام انہوں نے بطور علامت یوز کیا ہے. استعارے کے طور پہ پروین کو لے کے آئی ہیں، وہ علامت کے طور پہ پروین کو لے کے آئی ہیں. لیکن آخری شعر میں تخلص کے طور پہ کم از کم میں بھی کہیں ہو، لیکن کم از کم میں نے پروین شاکر کا کوئی ایسا غزل نظم نہیں دیکھی جس میں مقطع میں انہوں نے اپنا نام لیا ہو. سو ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے، آخری شعر کہیں گے. جی مفہوم دیکھیے، زندگی کی بے ثباتی یعنی عارضی یا مستقل نہیں، اور انسان کی بے بسی کا اظہار ہے. انسان چاہے کتنا بھی طاقتور ہو جائے مگر وہ فطرت کے سامنے بے بس رہتا ہے. اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک مٹھی بھر مٹی ہے جو ہوا چلے تو اڑ کے کہیں سے کہیں جا پڑے. پروین شاکر کا یہ خوبصورت شعر زندگی کی بے ثباتی، ثبات ہوتے رہنا، بے ثباتی جو رہنے والا نہ ہو، یعنی انسان عارضی ہے. سنا ہوگا نا آپ نے، آدمی بلبلا ہے پانی کا، وہ بات. بے ثباتی اور انسانی انکساری کو پیش کرتا ہے. انسان کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا جی. مشتخاک فارسی ترکیب ہے جو انسانی وجود کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. استعارہ عربی لفظ ہے جو شاعری کی ایک اہم صنف کی طرف اشارہ کرتا ہے. شعر کا جو مصرع والا ہے مشتخاک، اس میں انسان کی حیثیت کو ظاہر کیا گیا کہ انسان کیا ہے جی؟ مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیر ہے جو ہوا کے جھونکوں سے بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھیے پورا شعر اس ایک جملے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. میں دوبارہ دہرا دوں، انسان مٹی کا ایک ڈھیر ہے جو محض ہوا کے جھونکوں سے بکھر سکتا ہے. بس اتنی ہی اوقات ہے انسان کی، اس سے زیادہ نہیں ہے. شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ انسان زندگی کی بے بسی کا استعارہ ہے، یعنی انسان کا کوئی بس نہیں چلتا. زندگی میں انسان کی حیثیت ایک کمزور لاچار وجود کی ہے. یہ شعر
अजमत इंसानी के बुलंदो बंग दावों पर तंज है। और बुलंदो बंग दावे, इंसान ये इंसान वो कहती हैं कुछ भी नहीं है। इंसान तमाम तर दावों के बावजूद बेहैसियत है, मजबूर है। इस शेर में इंसानी जिंदगी की कमजोरी और बेसबाती को बड़े ही उम्दा अंदाज में बयान किया गया कि इंसान की हैसियत महज मुट्ठी भर मिट्टी की है। वो इस कायनात में बेख्तियार भी है, बेबस भी है, और इंसानी अजमत के तमाम तर दावे जो है मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। ये जिस तरह मैं आपको पहले वजाहत कर चुका, इसको आप मक्ता नहीं कहेंगे, गजल का आखिरी शेर कहेंगे, क्योंकि इसमें तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ। अदबी सनतों की बात करें तो इसमें सनत इस्तारा का इस्तेमाल है। मुश्तकाक मुट्ठी भर मट्टी, ये इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ, यानी इंसान की behैसियती। सनत तशबीह है, हवा की जद में, वो मिट्टी भी हवा की जद में, यानी ज़िंदगी की मुश्किलात। सनद तजाद है, एक तरफ मुश्तकाक कह दिया गया, यानी इंसान हकीर है, दूसरी तरफ ज़िंदगी की बात कर दी गई, तो किसी हद तक तजाद इनमें मौजूद है। हवाले के अशार की तरफ आए। नासिर काज़मी का शेर है, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। नासिर काज़मी। इब्राहिम ज़ोक कहते हैं, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। कज़ा मौत, जब मौत आई तो बंदे के बस में क्या है जी। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, इंसान की बेबसी का इज़हार। अमीर मेनाई का शेर देखिए, ज़ीस्त जिंदगी को कहते हैं। ज़ीस्त का एतबार क्या है अमीर, ज़ीस्त का एतबार क्या है अमीर, आदमी बुलबुला है पानी का। और आखिर में कामिल शतारी का शेर देखें, तो कहते हैं, जहां कुदरत किसी से फेर लेती है नजर अपनी, जहां कुदरत किसी से फेर लेती है नजर अपनी, वहीं इंसान की बेमायगी मालूम होती है। बेमायगी कम हैसियत, यानी इंसान को अपनी हैसियत का उस वक्त पता चलता है जब कुदरत फितरत नजर फेर लेती है, यानी इंसान की कोई हैसियत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हुआ जी परवीन शाकर साहब की गज़ल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये बेटा आपका अपना चैनल है, आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं। आप इनको लाइक भी किया करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि इल्म का सिलसिला यूं ही आगे से आगे बढ़ता रहे, चिराग से चिराग जलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।